नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। बिग न्यूज में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरोहा दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विपक्षियों पर क्या चुटकी ली। इसके साथ ही हम बताएंगे कि राजस्थान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह चुनाव प्रचार के लिए आज कहां पहुंचे और उन्होंने विपक्ष पर किस तरीके से निशाना साधा। इसके साथ हम बात करेंगे पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्यों कहा कि किसान जितना आंदोलन करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे उस खबर की जिसका सरोकार आपसे है। बिल्कुल, पहला जो चरण था चुनाव का हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर अब जिन इलाकों में चुनाव होना है, जिन लोकसभा की सीटों पर चुनाव होना है, उसमें कौन कौन से महारथी अपनी किस्मत आजमाएंगे और क्या तैयारी चल रही है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव था वो आज संपन्न हो गया है। पहले चरण में कौन कौन से दिग्गज किस्मत आजमा रहे थे, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन से जो बड़े अभिनेता थे उन्होंने मतदान किया। इसके अलावा मतदान के वो अनोखे रंग जिसमें आपको 90 साल के बुजुर्ग भी दिखे और सबसे कद में छोटी महिला भी मतदान करती हुई नजर आई। आपको ये हम सब दिखाने जा रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये पहली बिग रिपोर्ट के जरिए। लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता अपने मत की आहुति देना चाहता है। मतदान केंद्रों पर लगी मतदाताओं की कतारें इस बात की गवाह हैं कि आम जन में लोकसभा चुनाव के प्रति उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के दौरान अलग अलग रंग दिखाई दिए। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं 91 साल के सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार सुखदेव सिंह ने उधमपुर से अपना वोट डाला। अगली तस्वीर देखिए, जम्मू में नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में वोट डाला, तो कहीं दिव्यांगता भी वोट डालने में बाधा नहीं बन सकी। इधर महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने नागपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मैं सिर्फ यही दूंगी कि वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए, और डालना चाहिए वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें, और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डाले जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है। अदरवाइज ना डालो तो ज्यादा बेटर है, बट डालें जरूर। मोदी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, अनिल बलूनी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया। वहीं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने भी वोट डाला। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया। रजनीकांत, कमल हासन, धनुष, अजीत कुमार और विजय सेतुपति ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं का जोश हाई दिखा। कई राज्यों से सजी धजी दुल्हनों ने वोट किया, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं लोकतांत्रिक महोत्सव में हिस्सा लेने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहला चरण अब समाप्त हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब जो लोकसभा का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है, यहाँ पर
किन किन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, कौन कौन से महारथी हैं जो इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। और ये जो चुनाव है, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाता है, यानी 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा के महामुकाबले का आगाज हो चुका है। पहले चरण के बाद अब बारी है दूसरे फेज की, जो कि 26 अप्रैल को है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। इसमें असम और बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। वहीं अगले चरणों के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शाह गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री शाह ने 2019 के आम चुनाव में गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। बता दें कि गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन भरा। मेरा सौभाग्य है इसी धरती की सेवा करने का फिर मुझे अवसर मिला है। ये क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी, मेरे बुजुर्ग सब प्रसन्न हैं, उत्साह से वातावरण भरा है। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं सेवक, मैं सबकी सेवा करूंगा, क्योंकि इनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रद्रोही का वोट उन्हें नहीं चाहिए। बहरहाल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बारी है अगले 6 चरणों की। नतीजे 4 जून को आएंगे और तभी साफ हो पाएगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरे चरण के बाद आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों को लेकर तूफानी दौरे पर रहते हैं और इसी के तहत वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे और दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार है उसकी शुरुआत कर दी। अमरोहा रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया और इंडिया गठबंधन के जो 2 बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनको लेकर प्रधानमंत्री ने चुटकी भी ली। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या टिप्पणी की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप सभी को राम राम। यूपी में एक बार फिर 2 शाहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। लोकसभा चुनाव में पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं सियासी दल बाकी फेज में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना दोनों पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में किसानों की चिंता नहीं की जाती थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। गन्ना किसानों की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि योगी सरकार में हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। जिन लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था।
जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। वहीं अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र किया। दरअसल मोहम्मद शमी अमरोहा के ही रहने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अमरोहा में आकर शमी का भी जिक्र किया और वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे और तभी पता चलेगा कि जनता ने किसका राज तिलक किया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के बाद आइए अब बात करते हैं वीरों की भूमि राजस्थान की। राजस्थान की 12 सीटों पर लोकसभा का मतदान हो चुका है और बाकी बची 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर है। स्टार प्रचारक के तौर पर सैनी किस तरीके से वोटर को लुभा रहे हैं, जोधपुर की जनता को क्या बता रहे हैं और अपनी रैली के माध्यम से नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को किस तरीके से आड़ो हाथों लिया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चारों ओर रैलियों का शोर, मंच से नारों की गूंज और राजनेताओं की ललकारें लोकतंत्र के पर्व का गवाह बन रहे हैं। कहीं जय श्री राम के नारे तो कहीं 400 पार की आवाज गूंज रही है। विपक्षी दलों के नारे और जीत के दावे भी जनता के बीच किए जा रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनेता भी इस पर्व में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी देश भर में 400 पार के नारे के साथ लोगों के बीच जा रही है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर रैलियों का दौर जारी है। वीरों की भूमि राजस्थान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हुंकार भरी। राजस्थान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर स्टार प्रचारक प्रचार किया। राजस्थान के बाड़मेर में हुई बीजेपी की रैली को नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर सवाल खड़े किए। जो ये लोग बात न्याय की करते हैं कि हम न्याय करेंगे, 55 सालों में तो न्याय नहीं हुआ। 55 सालों में तो देश के लोगों के साथ अन्याय करते रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये राजस्थान, ये वीरों की भूमि है भाइयों। और इस भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक थे, हमारे हरियाणा के अंदर 2013 के लास्ट में आए थे। और जब 2013 के लास्ट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, जब उनको प्रधानमंत्री पद का भाइयों प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने एक पूर्व सैनिकों की रैली को हमारे हरियाणा रेवाड़ी के अंदर उन्होंने संबोधित किया था। और वहां पर एक बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि 10 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस लगातार हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों को अपमानित करती रही, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता के सामने मोदी की गारंटी को पूरा करने का दावा किया, तो वहीं देश में बने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। नायब सिंह सैनी ने पूरे देश को नरेंद्र मोदी का परिवार बताया, तो वहीं कांग्रेस के राज में हुए गरीबों के ऊपर अत्याचार को भी जनता के सामने रखा। भाइयों, ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस मुख से इस प्रकार की बातें करते हैं। भाइयों, हमें इस बात को समझना होगा। ये बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे, अभी मैनिफेस्टो इन्होंने निकाला। भाइयों, अन्याय होता रहा है, हमने देखा है। 2014-15 भाइयों, जो हमारे नौजवान भाई जो हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़े रहते थे, उनके ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी। भाइयों, हमारे नौजवान साथियों के साथ ये अन्याय था, देश के साथ भी अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस पत्थरबाजी को भी समाप्त किया है
पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता। भाइयों, ये ऐसा शासन देने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण के बाद अब नंबर है दूसरे चरण का। 26 मई को 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान की 13 सीटों पर भी मतदान होना है। 24 अप्रैल को शाम 6 बजे राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने मैदान में ताकत झोंक दी है। रैलियों के माध्यम से सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी के वादों पर मोहर लगाती है और किसे चुनकर देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अब हम बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बता रहे हैं कि ये जो पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके कई साइड इफेक्ट होंगे और इन साइड इफेक्ट्स का हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन से आम आदमी परेशान हो रहा है, रेल के यात्री परेशान हो रहे हैं, वो इनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट में तब्दील होता दिख रहा है, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये रिपोर्ट। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर तीसरे दिन भी पंजाब के किसानों का रेल रोको अभियान जारी रहा। किसान पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान हैं। रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं 170 ट्रेनों के रूट बदले हैं। रेलवे अधिकारी की अगर माने तो टोटल 382 रेलगाड़ियां इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां रद्द हो सकती हैं, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज भी प्रभावित होंगी। रेलवे का कहना है कि आंदोलन लंबा चला तो जम्मू कश्मीर में तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। देखिए, अभी तक लगभग 382 गाड़ियां इफेक्ट हुई हैं। सुबह ये 10 बजे तक की बात है, जिसमें 139 ट्रेन्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें 51 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 88 पैसेंजर ट्रेनें, लोकल पैसेंजर ट्रेनें, लगभग 24 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और अभी तक 170 ट्रेनें जो हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। कुल मिला के 301 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हैं। देखिए, अभी डाइवर्टेड रूट हमारा मेन जो है वो अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली डिवीजन से ही वाया जाखल हिसार धुरी होते हुए गिल लुधियाना से ऊपर जा रही हैं। सिमिलरली डाउन में भी, तो ये मेन 2 रूट अभी हमारे पास। यात्रियों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आम लोग छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर रुकने को मजबूर हैं। अब यात्रियों की जुबानी ही सुन लीजिए कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। मेरा जो ट्रेनें थे वो यहाँ से भी रद्द हो गई और वहाँ से भी मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अभी अंबाला आप पहुँचे हैं बस के माध्यम से, और बसें जो है कच्ची रोड से आया हुआ है, बहुत मुशक्कत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन नहीं मिल पा रही है। बस यही पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक पे धरना दे रखी है और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई पाल नहीं हो रही है, किसान को जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और लोग यहाँ मर रही है, ना ट्रेनें वहाँ मिल रही है, ना रिजर्वेशन हमारा रद्द हो गया, दूसरा रिजर्वेशन का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। और सारे जगह से बस पकड़ के आया हूँ, तो अंबाला से मेरे को लगा कि अंबाला से गाड़ी मिल जाएगी, तो अंबाला से तो और सारे कैंसिल है। अब फिर देखता हूँ, आज फिर यहाँ रुकना पड़ेगा और रुकने के लिए यहाँ पर कोई सिस्टम है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, तो बस बोल रहे हैं जो खत्म कैंसिल है तो जाओ आगे बढ़ जाओ, ऐसे बोले जा रहे हैं, आगे बढ़ जाओ, कोई रिफंड नहीं। वहीं किसानों के विरोध पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ सिरफिरे लोग विरोध कर रहे हैं, जिसका बीजेपी को फायदा ही हो रहा है। कुछ लोग सिरफिरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है, और उनको ये भी समझ में आ रहा है अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं, वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके विरोध के कारण से उनको लाभ हो रहा है।
वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। किसान आंदोलन के दौरान सतपाल सांगवान ने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। अब सतपाल सांगवान को बीजेपी में शामिल कराकर बड़ा दाव चला गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार के अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये दावा कभी भी नहीं रहा कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में हैं। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेकर, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के, और इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ। काबिले गौर है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 के दौरान कुछ किसान गिरफ्तार किए गए थे। इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर 17 अप्रैल से शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते यात्रियों को कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो क्या करें, अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाएं। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी, जींद से परमजीत पंवार और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। बहरहाल बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।